अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे हाथ में मेरी अपनी किताब है फैज़ का इमरानी फ़लसफ़ा, यानी सोशल फ़िलोसफ़ी ऑफ फैज़ एंड फैज़। फैज़ पर अपने लिसानी हवाले से, उनकी शायरी की खूबियों के हवाले से बहुत किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन शायद ये जो फ़लसफ़े के हवाले से लिखी गई किताब है, तनकीदी और तहकीकी, ये किताब आपने ना पढ़ी हो। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि जो फैज़ की शायरी से मोहब्बत करते हैं, जो फैज़ के नज़रिए से मोहब्बत करते हैं, वो ये किताब ज़रूर पढ़ें। तो इस किताब को लिखने का मकसद ये था कि मुझे ज़ाहिर है कि फैज़ बतौर शायर बहुत पसंद थे, और वो सिर्फ़ अपनी शेरी हुस्न और उनका जो मुनफरिद अंदाज़ है उस वजह से तो पसंद हैं, लेकिन नज़रियाती हवाले से भी बहुत पसंद थे। वो इंसानियत नवाज़ी कहें, और महकूम लोगों के लिए उनका आवाज़ उठाना, और इंसान की सियासी और हर तरह की मुआशी आज़ादी का ख्वाब देखना, और हम वतनों के लिए जो ख्वाब देखे वो फिर पूरी दुनिया के लिए में समा गए। क्योंकि जहाँ भी उन्हें महकूम नज़र आया, वो फ़लस्तीन हो, अफ़्रीका, कहीं भी उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये मेरा एमए का थीसिस था। जब मैं एमए फ़लसफ़ा कर रही थी तो वहाँ मैंने इसको चुना, और मेरा क्योंकि शायरी से रग़बत और शायरी करती थी, तो मैंने कहा कि किसी शायर पर मैं अपना तहकीकी मकाला लिखूं। तो फिर फैज़ साहब जो मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर थे, उन पर मैंने ये मकाला लिखा और बाद में इसको छाप दिया। इसके जो बाब हैं वो पहले हरफ़ आगाज़ है, जो मेरी मैंने इस थीसिस के हवाले से कुछ बातें की हैं। फिर तारुफ़ है, पहला बाब जो है तारुफ़ पर मुश्तमिल है, और दूसरा जो है वो है फ़ैज़ और तारुफ़ में फ़ैज़ की पैदाइश, और जिस तरह आप जानते हैं सारा तालीम, ख़ानदान और सारा उनका ज़िक्र है। दूसरा बाब जो है फ़ैज़ और तरक्की पसंद तहरीक। आप सब जानते हैं कि फ़ैज़ का तरक्की पसंद तहरीक से बहुत गहरा राब्ता रहा, वास्ता रहा। और तरक्की पसंद तहरीक जो है ये तमाम हमारी जो अदबी हिस्ट्री है उसमें बड़ी पावरफुल रही है। तो इसके बारे में सारा लिखा। और इससे अगला बाब है फ़ैज़ और आज़ादी, यानी आज़ादी का तसव्वुर क्या है, और फ़ैज़ की शायरी के साथ उसकी जुड़त और फिर हवालों के तौर पर शेर भी दिए गए। और अगला बाब है फ़ैज़ और अदल। अदल बहुत ही एक अहम मौजू है इमरानी फ़लसफ़े का, और इसमें फ़ैज़ की शायरी में अदल व इंसाफ़ का जो निज़ाम कायम किया गया, जो बात की गई, वो उसके हवाले आपको मिलेंगे। और आखिरी बाब है फ़ैज़ और अमन। ज़ाहिर है कि फ़ैज़ अमन के शायर थे, और तमाम ज़िंदगी उन्होंने अमन के लिए जद्दोजहद की, और ना सिर्फ पाकिस्तान के महकूम और इस्तेज़ाल ज़दा लोगों के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि वो फ़लस्तीन हो, अफ़्रीका हो, किसी भी मुल्क की बात हो, वो उन लोगों के लिए सामने आए, उनके लिए आवाज़ बुलंद की, नज़में लिखी, तकरीरें की। और ज़ाहिर है कि एक शायर जो है वो जिस तरह अपनी आवाज़ से, अपने शेरों से जो हिस्सा डाल सकता है, फ़ैज़ साहब उन शायरों में थे जिन्होंने बहुत काम किया। तो ये किताब आपको फ़ैज़ शनासी में भी मदद देगी, और फिर आपको शायरी से मोहब्बत होगी, शायरी को समझने में आपको आसानी होगी फ़ैज़ की शायरी को, क्योंकि ये उनके फ़लसफ़े पे सारी उनके फ़लसफ़े के इर्द गिर्द घूमती है। और जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो यकीनन आपको फ़ैज़ से मोहब्बत होगी कि एक शायर किस तरह इंसानियत की भलाई का, सरबुलंदी का ख्वाब देखता है, मुआशी आज़ादी का ख्वाब देखता है, सियासी आज़ादी का ख्वाब देखता है, और इंसान को बराबर के हकूक़ और बराबर की इज़्ज़त दिलवाने के लिए जद्दोजहद करता है। तो ज़ाहिर है कि ये जद्दोजहद करना हर इंसान का यूँ तो फ़र्ज़ है, लेकिन ये फ़ैज़ साहब ने एक काम किया, और फिर आखिर में इसका जो नतीजा मैंने निकाला वो भी आप देखें। तो कोशिश करें कि फ़ैज़ की शायरी से मोहब्बत करें, और फिर उसमें जो एक सवाल है उसको समझने की कोशिश करें। और बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोलें भी लेकिन सोचें भी, क्योंकि अगर बग़ैर सोचे हुए हम बोलेंगे तो वो कभी कभी बोलना हमें महंगा पड़ जाता है। आप पहले सोचते हैं तो फिर बोलते हैं, और बोलना है हक़ में,
آزادی کی قدروں، انسانیت کی قدروں، بھلائی کی قدروں کے حق میں بولنا ہے، انصاف کے لیے بولنا ہے، امن کے لیے بولنا ہے، انسان کی تکریم کے لیے بولنا ہے، تو معاشی آزادی کے لیے بولنا ہے، کیونکہ فیض صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک آپ معاشی طور پر آزاد نہیں، آپ کی سیاسی آزادی بھی بالکل آپ کو آزاد نہیں کرتی۔ آپ کی سیاسی آزادی بھی ایک طرح سے آزادی نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کشکول ہوگا، اگر آپ کے پاس کھانے کو دانے نہیں ہیں، تو آپ کیسے آزادی سے فیصلے کریں گے؟ اور یہ میرے خیال ہے کہ فیض کا جو خواب تھا آج سے 50 سال پہلے دیکھا ہو، وہ ہم آج سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً معاشی آزادی کے بغیر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کرے کہ پاکستان صحیح معنوں میں آزادی کی صبح دیکھے، وہ آزادی جس میں معاشی آزادی شامل ہو۔ تو یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں خداوند، بنا پھرتا ہے ہر ایک مدعی پیغامبر تیرا۔ تو فیض نے اس پہ ظاہر پرستوں پر بھی بڑی چوٹ کی ہے، طنز کیا ہے کہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں مذہب کے، اور جو لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں اور سادہ لوگوں کو مختلف بحروب بنا کر لوٹتے ہیں، اور کیونکہ وہ کسی بھی استحصال کرنے والے طبقے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عقیدے کا چولہ پہن کر لوٹتے ہیں، اور کچھ ڈاکو والا چولہ پہنتے ہیں، اور کچھ کوئی اور۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ عادل بن کر لوٹتے ہیں، کچھ امن کے پیغمبر بن کر لوٹتے ہیں، اور کچھ مذہب کے ٹھیکیدار بن کر غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں، جو پہلے ہی مشکلات میں ہیں ان کا اور استحصال کیا جاتا ہے۔ اس لیے فیض ان کے خلاف بڑی توانائی کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو آخر میں جو فیض شاعروں کے حوالے سے ایک مصرع ان کا میں پڑھوں گی: منصف خیر و شر، حق و باطل ہیں ہم۔ شاعروں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں انسان سے محبت کا، ہمیں تخت و تاج اور مال و دولت کی آرزو نہیں ہے، بلکہ ہم خیر و شر کے لیے جد و جہد کرتے ہیں کہ ہر شر کو کم کیا جا سکے اور خیر کی بادشاہی قائم کی جا سکے۔ سلامت رہیں۔